नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 जो कि सपोर्टिंग मटेरियल 2020-21 से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार। बड़ी मीन अधिकार का वैसे मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है आपका राइट्स, कि आपको एक सोसाइटी में, एक राज्य में क्या करने का अधिकार है और क्या करने का नहीं, या फिर एक व्यक्ति को सोसाइटी में जीने के लिए, एक समाज में जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए किन किन अधिकारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन्हें अधिकार वैसे कहा जाता है, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिनके बिना कोई भी इंसान अपना विकास नहीं कर सकता, जैसे कि एजुकेशन है, काम करने का अधिकार है। ठीक है, जो कि आपको मौलिक अधिकार में बताए भी गए हैं, जो भी हम पढ़ने वाले हैं कुछ थोड़ी देर में। अधिकार वह हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। ठीक है, जब तक राइट्स नहीं होंगे तो कोई व्यक्ति जी भी नहीं सकता, जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकार की रक्षा करती है। ठीक है, यानी कि कानून द्वारा इन अधिकारों की रक्षा होती है। और हमारे देश में अधिकारों की रक्षा कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट और संविधान के द्वारा। अब लिखा है अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, यानी कि ऐसा लेटर जिसके अंदर सारी बातें राइट से संबंधित बोली गई हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है, या कर दिया जाता है, यानी शामिल, संविधान में शामिल कर दिया है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं, यानी जीवन वगैरह में जीने के लिए, वो है मौलिक अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार वैसे बोलते क्यों हैं? इनको संविधान में शामिल किया गया है और संविधान द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसलिए इसको मौलिक अधिकार कहते हैं। शुरू करते हैं अब। वह अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। और एक वो डेफिनेशन जो मैंने कही है, इनको संविधान में शामिल किया गया है और संविधान द्वारा इनको सुरक्षा भी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए इनको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया था, यानी बहुत सारे अधिकारों को शामिल कर दिया गया था जो 1928 में मांग करी गई थी। ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। पहले 7 थे, अब 6 हैं। अब वर्तमान में जो 6 अधिकार बचे हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 45 में, यानी 45 में लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य है निःशुल्क शिक्षा, यानी कि स्कूलों में फ्री एजुकेशन दी जाएगी जिनकी एज 16 to 14 है, यानी कि ऑलमोस्ट 8 क्लास तक। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 86वें संशोधन द्वारा 21 का में प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों को मूलाधिकार बना दिया गया, यानी मूल अधिकार बना दिया गया कि सभी को तो एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, इस 21 का में बोल दिया गया है। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू व कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया था। ठीक है, और जब से 370 हट गई है तो धारा, तो ये नियम भी वहाँ लागू हो चुका होगा। वैसे सभी को एजुकेशन का राइट होना भी चाहिए और सभी को पढ़ना भी चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं सामान्य अधिकार। वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बना कर परिवर्तन कर सकती है, यानी कि संसद जो है लागू भी करती है और चेंजेस भी कर सकती है इन राइट्स के अंदर। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक कानून बना दिया गया है। ठीक है, और भी नए नए कानून आ सकते हैं जो हमारे देश के हित के लिए, जो कि अच्छी बात है।
अब पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनकी गारंटी व सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। यह नॉर्मल कहा जाए सरकार का कोई भी अंग, ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, ठीक, सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे 6 राइट्स। 7 था हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित, ठीक है, इसको याद रखना कि कौन से में, भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इसके अंदर बोला क्या है। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि समानता का अधिकार, ठीक है, यानी कि कानून की गारंटी और समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बिना भेदभाव, यानी कि सब कानून के समक्ष समान है, कोई कानून से बड़ा नहीं, कोई कानून से छोटा नहीं है। और अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि ये डेट हमेशा याद रखना, समानता का अधिकार कितने में आता है, 14 से 18 तक, इसको हमेशा याद रखना। अब अनुच्छेद 15 में बोला है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की क्या करेगी, स्थापना करेगी, यानी ऐसी सोसाइटी बनाई जाएगी जहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाता हो। ठीक है, और सार्वजनिक नियुक्ति में अवसर की समानता, यानी कि जो भी जॉब वैकेंसी वगैरह निकल रही सभी में इक्वलिटी हो। ठीक है, सभी को मौका मिलना चाहिए उसके अंदर। और 17 है समाज में छुआछूत की समाप्ति। ठीक है, यानी कि जो टचिंग प्रॉब्लम नहीं करते कि उसको टच मत करो, ये गंदे लोग हैं, ऐसा मतलब, ठीक है, इस तरह की मनाही होनी चाहिए। और 18 है सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक, यानी जो आउटसाइडर जो गिफ्ट वगैरह हमें इंडिया से बाहर जो भी गिफ्ट मिलते हैं हमें सरकार की परमिशन लेनी चाहिए उसके बाद ही। ठीक है, ओके। अब है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। पहला है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है भाई, फ्रीडम, आज़ादी, प्रतिबंधों का ना होना। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 में क्या बोला है, भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करने, भारत भर में भ्रमण करने, यानी कि घूमने, भारत के किसी भी भाग में बसने या स्वतंत्रतापूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को शरण प्रदान करना है, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो उसको भी भाई कस्टडी में थोड़ी बहुत सुरक्षा वगैरह मिलनी चाहिए। कोई नहीं मतलब अपराध ही कर दिया तो उसको जेल में जाके मारी, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत उसके लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए। अब एक अनुच्छेद 21 कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब है किसी की जो इंडिपेंडेंस के राइट हैं, आज़ादी के कुछ अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, अगर उनसे छीना जाता है, यानी कि उनको जेल में डाला जाता है, उनको घूमने फिरने का, सभा करने का अधिकार नहीं है, ऐसा ना करने के पीछे कोई कानूनी वजह होनी चाहिए। ठीक है, जो अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 का राइट टू एजुकेशन 2002। 86 का संविधान संशोधन शिक्षा मौलिक अधिकार वर्ष 6 से 14 आयु मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। ठीक है, यानी सभी को हमारे भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को एजुकेशन तो मिलनी चाहिए, वो भी निःशुल्क, फ्री। अनुच्छेद 22 किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना, यानी किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो उसके पास राइट्स भी होने चाहिए कि अपना वो केस वगैरह फाइट कर सके। ठीक है, ये सारी बातें अब यहाँ पे नोट करके लिखा है
93वें संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 211A में जोड़ा गया है। तो नॉलेज के पर्पस पे अच्छी बात है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। 23 में बोला गया है, देखो शोषण का मतलब होता है कोई बंदा किसी का गलत फ़ायदा ना उठाए, भ्रमित ना करे उसे, ठीक है, उसके जो राइट्स हैं उसको दिए जाएं, उस पर किसी प्रकार का दबाव न डालें। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है तो उसको उसकी कीमत दी जाए, ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेकारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, ठीक है, जो लेबर चाइल्ड वगैरह इन सब पे दबाव, हद से ज़्यादा काम, ये सब नहीं होना चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्री को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए, जो कि गलत बात है हमारी सोसाइटी के लिए। अब अनुच्छेद है 24, खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही, यानी इन जगह बच्चे काम नहीं करेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल करने भी नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है और हमारी जो बच्चों की मेंटली प्रोग्रेस भी नहीं हो सकती। तो हम सभी बच्चों को पढ़ना भी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। अब आता है अनुच्छेद 24, वही है कि 14 से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि लिखा है खादानों, कारखानों और खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आता है धार्मिक। हम सबको याद रखना चाहिए हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा भारत। अगर आपको नहीं पता, प्रस्तावना की पहली वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। हमें संविधान पढ़ने से पहले हमेशा प्रस्तावना पढ़ना चाहिए, जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, ठीक है, सभी को अपना धर्म का पालन करने की आज़ादी है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि अपने अपने धर्म को मानने का पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 में संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। और अनुच्छेद 27 में धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कि वो टैक्स देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं। तो मतलब कोई दबाव नहीं है, कहने का मतलब है किसी भी धार्मिक स्थल पर कि वो टैक्स दे, ऐसा बोला जा रहा है। अनुच्छेद 28 किसी भी सरकार शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि किसी भी सरकारी शिक्षा यानी स्कूल वगैरह में कोई भी धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी। पर्टिकुलर धर्म से संबंधित पढ़ाया जाएगा तो सभी को पढ़ाया जाएगा, नहीं तो किसी को नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्कूल वगैरह है, मतलब कि जो मंदिर है ना, ये सेपरेट, ये अपनी एजुकेशन को पढ़ा सकते हैं, जहाँ पे सभी बच्चे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है। हमेशा याद रखा करो ये जो आर्टिकल्स हैं 19 से 30, 19 से 21 जो स्वतंत्रता का है, फिर जो बाकी दे रखे हैं, इन सबको हमें याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। भाई किसी का कोई कल्चर है, ठीक है, तो उसको वो सिक्योर कर सकता है, सेव कर सकता है, उसको पढ़ा भी सकता है, प्रचार भी कर सकता है, ठीक है। ये अधिकार उसे दिया गया है। ये अल्पसंख्यकों को लिए था वैसे तो, ठीक है। अनुच्छेद 30 इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थानों तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान किया गया। क्यों, पहले सोसाइटी में, पहले समय में जो अल्पसंख्यक होते थे उनको अब प्रशासन चलाने का क्या अधिकार, क्या उनको शामिल होने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसलिए ये भारतीय संविधान में यह राइट दिया गया कि वो शामिल भी हो सकें और अपना प्रशासन स्वयं भी चला सकें, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आता है संवैधानिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचार, जो कि अनुच्छेद 32 है, ठीक है।
कि संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, कहने का मतलब जो हमें इतने सारे अधिकार मिलेंगे, मान लो इनका उल्लंघन हो जाए तो हम क्या करें। तो ये अधिकार हमको पावर देता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति पर कुछ विशेष अधिकार का यूज़ करता है, जिन्हें हम रीट्स भी बोलते हैं या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, या न्यायालय के क्षेत्राधिकार या रीट्स भी बोलते हैं, जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में करे जाते हैं। यस, ठीक है, या विशेष अधिकार भी कह सकती हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बंदी प्रत्याशीकरण, यानी किसी व्यक्ति को शक के तौर पे गिरफ्तार कर लिया हो। ठीक है, फिर उस शक के तौर पे गिरफ्तार कर लिया तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने इस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया है। 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके क्वेश्चन करते हैं कि आपने इस पर्सन को गिरफ्तार क्यों किया है, और गिरफ्तारी अगर गैरकानूनी है तो उसको छोड़ दिया जाता है उस व्यक्ति को। अब दूसरा है परमादेश, यानी कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई पदाधिकारी, ऑफिस होल्डर भी, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना कार्य ठीक से ना कर रहा हो, अपनी ड्यूटी ना निभा रहा हो, तो उसके नाम पर एक वार्निंग लेटर आ जाता है। ठीक है, तो वो है इसके अंदर बोला गया है। आप इन सब चीज़ों को एनसीईआरटी की बुक में पढ़ सकते हो। अब है प्रतिषेध। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि नीचे की अदालत होती है, जैसे कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन्होंने कोई ऐसा फैसला सुना दिया जो इनके दायरे में नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई को क्या कर सकती है, रोक सकती है, निरस्त कर सकती है। यानी कि ऐसा कोई कार्य, ठीक है, ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई सुनवाई, ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई सुनवाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के दायरे में नहीं आती या अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य में या दायरे में नहीं आती, तो ऊपर की जो अदालत होती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट होती है, वो क्या कर सकती है, उन सुनवाइयों की रोक लगा सकती है और उन केस को दोबारा से या खोल सकती है और कार्रवाई दोबारा से शुरू कर सकती है। ठीक है, यानी कि दोबारा से जांच शुरुआत कर सकती है। ठीक है, और अधिकार प्रश्न यानी कि आस्किंग अ क्वेश्चन, इसके अंदर होता है कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है ऐसा कार्य करने का, तो उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब आता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण के अंदर ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, ऐसा कोई केस, ऐसा कोई मुकदमा जो इनके पास बहुत लंबे समय से है, ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो ऐसे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है और उनकी कार्रवाई स्वयं करता है। ठीक है, ओके। अब संवैधानिक उपचार तो आप सभी को पता है, ये जो बोला गया अनुच्छेद 32, जिनको भीमराव अम्बेडकर की आत्मा कहा गया है, हृदय भी कहा गया है, यानी कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में तो सुप्रीम कोर्ट कुछ रीट्स का इस्तेमाल करता है जो कि आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यूस करेंगे, जिसके हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक यू।